हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। आज के इस एक और वीडियो में बेसिकली हमने एक और टॉपिक लेके आया है। डिफरेंशिएशन के बाद हम एक और टॉपिक की स्टडी करेंगे। बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इंटीग्रेशन के ऊपर एक टाइप से वन शॉट होगा। वन शॉट का मतलब ये नहीं कि हम हवा हवा में हल्के हल्के पढ़ेंगे, नहीं, डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। और इंटीग्रेशन को भी आज हम इसी टॉपिक पे आज हम इंटीग्रेशन का भी वन शॉट लेके आए हैं, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन को हम सिर्फ इतना स्टडी करेंगे जितना इसकी क्लास 11th की फिजिक्स में नीड होगी, ठीक है। ट्वेल्थ में भी ठीक है। मतलब इसको ऐसा मैथ्स की तरह नहीं, मैथ्स के उससे नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ इतना जितना इसकी फिजिक्स में नीड हो। तो आइए समझते हैं आज हम इंटीग्रेशन को, हम आखिर क्यों, मतलब कि एक टाइप से रीज़न समझते हैं, अच्छे से डिटेल में समझेंगे इसको भाई कि ये क्या होता है। उसके बाद से तुम्हें कभी भी डाउट नहीं होगा इंटीग्रेशन में कि क्यों होता है भाई इंटीग्रेशन का यूज़। चलो समझते हैं। लेट अस से, मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कुछ, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ठीक है। मान लो ये एक्स वाई वाई एक ग्राफ है, ठीक। तो मैं उसमें आपसे पूछूं कि यार बताओ मुझे कि जो जितना आपको ये स्क्वायर, अभी जितना आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये इतना, इसके अंदर का जो एरिया है इसको आप कैसे निकालोगे। अब आप लोग बोलोगे कि सिंपल सर, हम क्या कर देंगे, एरिया लगा देंगे। किसका? स्क्वायर का, जिससे हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है, जितना मैंने आपसे अभी पूछा। चलो ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती है, ठीक। अब मैं आपसे अगर एक और चीज़ पूछूं कि देखो, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को इसके अंदर का एरिया बताओ कैसे निकालोगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसका जो शेप है ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एरिया लगा देंगे। किसका? ट्रायंगल का, जिससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया को। अब ऐसे तो देखो, जब हमें शेप दिखेंगे ना कहीं पे भी, चाहे सर्कल हो कोई सा भी हो, ठीक है, तो हम इजीली उसका एरिया का फॉर्मूला लगा के उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात समझो, देखो अगर कुछ ऐसा केस आ जाए, कैसा, देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि एक्स वाई वाई ग्राफ तो है अपनी जगह, ठीक है। मान लो कि कुछ ऐसा आ गया तुम्हारे पास, ये, ठीक है, ये आ गया भाई। अब बताओ मुझे कि भाई इसका एरिया कैसे निकालोगे। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ना तो ये कोई एक फिक्स शेप है, ये एक टाइप से इरेगुलर शेप है, जिसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना हम एरिया लगा सकते हैं, है ना। अब हम फंस गए। अब देखो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, देखो समझने की कोशिश करो। अब हम ना इसमें करेंगे क्या, छोटे 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 छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेंगे। उन सारी छोटे, पहले 2-3 छोटी स्ट्रिप्स, पहले हम क्या करते हैं, सुनो। पहले हम ना इस एरिया अंडर कर्व में 2-3 स्ट्रिप्स ले लेते हैं छोटी छोटी। लेट अस से एक स्ट्रिप मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रिप मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक स्ट्रिप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक, ठीक है। अब देखो इन स्ट्रिप्स की, इन तीनों स्ट्रिप्स की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ भी होगी। लेट अस से मान लो कि इसकी लेंथ y1 है, इसकी लेंथ y2 है, इस वाले स्ट्रिप की, ठीक है, इस वाली स्ट्रिप की लेंथ y3 है, और तीनों की थिकनेस क्या है, dx। थिकनेस मतलब पता है ना, चौड़ाई, है ना, ठीक है। तो देखो अब हमें ना ये पूरा एरिया चाहिए इस कर्व के अंडर का, है ना। कैसे निकलेगा, जैसे देखो ये। अब यार एक बात बताओ, अब हम अगर हम y1 y2 y3 dx को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा एरिया अंडर कर्व नहीं मिलेगा ना। अब पता नहीं कितनी सारे स्ट्रिप्स लेनी पड़ेगी कि यहाँ तक हमको पूरा एरिया निकलेगा, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे इस पॉइंट से। देखो इस ऑरिजिन से इस पॉइंट तक हम बहुत, पता नहीं कितनी सारी स्ट्रिप्स होगी, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता कि कितनी स्ट्रिप्स होगी। ये तो हमने बस अंदाजे के लिए लिए कि हमने 3 स्ट्रिप्स मान ली कहीं पे भी, ठीक है। सो दैट्स वाई। अब देखो हमें पता नहीं है कि कितनी सारी स्ट्रिप्स होगी, मान लो कि n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होगी, बहुत सारी स्ट्रिप्स होगी। हम कैलकुलेट करने बैठे तो रहा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम इस स्ट्रिप को लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं कैसा होगा। देखो ऐसी है ना कुछ स्ट्रिप, ये है, उसकी लेंथ क्या है y1, थिकनेस क्या है dx, तो इसका एरिया क्या होगा, y1 इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। ब्रेड्थ एक टाइप से क्या थिकनेस को रिप्रेजेंट करती है ना। तो सेम अब आप इसका भी बता दोगे मुझे कि एरिया मान लो 1 फर्स्ट स्ट्रिप का, a2 क्या हो जाएगा, y2 dx, सेम a3 क्या होगा, y3 dx। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम इन तीनों स्ट्रिप्स को जोड़ देंगे हमें एरिया मिल जाएगा भाई। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एरिया अंडर कर्व,
टोटल एरिया अंडर कर्व क्या होगा y1 dx। पहले तो हम इन तीनों स्टेप्स को जोड़ देते हैं, स्टेप्स की लेंथ जोड़ देते हैं, y3 dx जो हमने मानी है। अब देखो मैंने अभी बोला तो आपसे कि n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, हमें नहीं पता कितनी होंगी, उसके बीच बहुत सारी होंगी, तो हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ स्टेप्स की जो लेंथ भी होगी उन वायर्स उन स्टेप्स की वो n होगी। तो हम मान रहे हैं कि जो yn टाइम्स थिकनेस तो सबकी सेम है ना, थिकनेस तो सबकी सेम होगी, ऐसा तो नहीं कि चेंज हो रही है कि यहाँ पे अलग रहेगी यहाँ पे अलग रही, नहीं, थिकनेस हर जगह सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रिप की इतनी ली उतनी थिकनेस की ली, ठीक। तो हम क्या ले रहे हैं, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है मान लो, n नंबर ऑफ उसकी लेंथ है ये, ठीक है। तो ये रही बात। अब जैसे हमें जब हम ऐड कर रहे होते हैं किसी चीज़ों को, तो हम एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने बेसिकली समेशन का, है ना। समेशन क्या करता है, चीज़ों को ऐड करते हैं, वैसे ही हमने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ली, वो क्या कर देगा, वो ये पूरी n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को पूरा यहाँ n नंबर तक ऐड करके हमें पूरा एरिया अंडर ऑफ कर्व दे देगा। कहाँ से कहाँ तक निकालना है भाई ये बताओ, n इज इक्वल्स टू 0 to n टाइम्स yn dx, ठीक है, ये है मेन बात। अब देखो हुआ क्या कि हमने लिमिट लगा दी, लिमिट अब है ना, लगती है ना लिमिट इसमें समेशन में कि कहाँ से कहाँ तक करना है तुम्हें, है ना। हमें इधर से इस पूरे n नंबर तक की करनी थी, यहाँ तक पूरा इस पॉइंट तक, ठीक है। तो हमने लिमिट लगा दी 0 से n तक, सिंपल। समेशन ने क्या किया, ये छोटी छोटी जितनी स्ट्रिप्स थी इनकी बीच में उन सबको ऐड 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 करके यह n नंबर तक लाके हमें एरिया अंडर कर्व दे दिया। लेकिन 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 यहाँ पे एक बात है, अब देखो आप समझो एक बात को, यहाँ पे हो क्या रहा है, जितनी मैंने लाइन ड्रॉ की दिख रही है आपको, ये अब हमने बस सिर्फ 3 कंसिडरेशन के लिए लिए। अब ऐसा है ना कि n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, तो n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में अब एक चीज़ नोटिस करो आप, ये जो छोटा पार्ट है ये और ये विजिबल हो रहे होंगे होप्स आपको, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, ओके डन, दिख रहा है। देखो एक ये ऐसा है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये सिर्फ इन 3 स्ट्रिप्स में और स्ट्रिप्स में नहीं होंगे, नहीं, जो हमने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ली उनमें भी तो ये स्पेस बचा होगा ना। सो उससे होगा क्या कि एरर आने के चांसेस होंगे, हमारा एरिया एक्यूरेट नहीं निकल पाएगा। सो अब यहाँ पे समझो कि हम, अब समझ आएगा आपको कि हम इंटीग्रेशन का क्यों भाई, मतलब क्यों यूज़ करते हैं, समझ आ रहा है। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन का सिंबल को छोड़ के हम एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक टाइप से इंटीग्रल का सिंबल होता है। कैसे, देखो कैसे, एरिया, नाउ वी यूज न्यू टर्म इंटीग्रल yn dx, ठीक है। आप समझो मेरी बात को, ये है ना कर्व, इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इसको बोला जाता है इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है एक टाइप से, है ना, इसको इंटीग्रल बोलते हैं। अब देखो समझो मेरी बात को, काम इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, नो डाउट। मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई ये गलत तरीके से काउंट कर रहे हैं और ये गलत, नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि तो क्यों हमने ये यूज़ क्यों ही किया, इसलिए किया भाई, देखो यहाँ पे जो ये स्पेस बच रहा था ना, यहाँ पे भी एक स्पेस बच रहा था थोड़ा, यहाँ पे भी एक स्पेस बच रहा था थोड़ा। अब हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स ली, उन सारी स्ट्रिप्स में भी ये छोटा छोटा एरिया बच जा रहा था, इतना। उससे क्या हो रहा था, उससे बाद में एरर आ रहे थे बहुत ज़्यादा एरिया, मतलब हमारा एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं आ रहा था हमारा इस एरिया अंडर कर्व का एरिया, है ना। सो उसी वजह से हमने क्या किया, एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया। वो नया सिंबल इंट्रोड्यूस होने से हुआ क्या कि जो ये बचा हुआ स्पेस है ये भी पूरा कवर अप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रल सिंबल। मतलब वो एक टाइप से क्या है, ये जो बचा हुआ स्पेस है उसको भी कवर अप कर देता है एक टाइप से, मतलब कि ऐसे छोड़ नहीं देता। उससे क्या है, हमें पूरा एरिया मिल जाता है इस कर्व के अंडर का। सो होकर तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम ये इंटीग्रल का सिंबल आखिर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई वजह कि क्या है, मतलब बेसिकली मतलब। सो देखो इसमें हम एक और बात समझते हैं, इंटीग्रेशन। अब आप लोग बोलोगे कि हम इसका यूज़ करते ही क्यों हैं। अभी आपने तो बताया कि भाई ये स्पेस से को भरने के लिए इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन मोटो होता है ना, और जैसे डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया, क्या बताया कि क्या होता है उसमें, जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में नहीं बताया कि वो बेसिकली क्या करता है, एक टाइप से ऐसा था ना कुछ ग्राफ ऐसा, वो क्या करता है, वो हमको भाई स्लोप देता है ना। लेकिन ये क्या करता है, ये हमको एरिया अंडर कर्व, मतलब कैसा भी टाइप का कर्व हो उसके अंडर का एरिया हमको फाइंड करके देता है बेसिकली। कि इस इंटीग्रेशन का वही काम होता है एक टाइप से, है ना। मतलब कि ये सारी चीज़ों को ऐड करता हुआ जाएगा, हमें पूरा एरिया देगा, सिंपल। सो इसी वजह से हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इतना पार्ट आप नोट कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो चलो अब इसको मिटाते हैं और आपसे कुछ छोटी मोटी और बात करते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। देखो अब देखो भाई, अब समझो, जितनी बात समझाई होप सो आपको समझ में आई होगी इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। आप देखो, है ना, ये सिंबल होता है ना इंटीग्रल का, ऐसे एरिया इज इक्वल्स टू वाई एन डी एक्स, है ना। पूरा एरिया हमको ये वाला पार्ट, बचा हुआ पार्ट भी कवर अप कर देता है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये रही बात। और दूसरी बात, हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं कि हम क्यों यूज़ करते हैं। यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व, मतलब कर्व के अंदर चाहे कैसा भी शेप हो, उसके एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। दैट्स इट। सो ये है मेन मोटो हमारा इंटीग्रेशन का समझने का। एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं इसमें, ये चीज़ मैं आपको आगे प्रूव करा दूँगा, ठीक है। एक टाइप से क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो ये इंटीग्रेशन होता है ना भाई, ये एक टाइप से क्या है, रिवर्स चलता है। मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है, मतलब रिवर्स डिफरेंशिएशन ऐसे रहता है और इंटीग्रेशन उसके पीछे रहता है। मतलब जैसे मान के चलो कि डिफरेंशिएशन में एक वैल्यू आती है, उसके जस्ट अपोजिट में इंटीग्रेशन में वही वैल्यू आती है। ये चीज़ मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। इसकी ज़्यादा तुम टेंशन मत लो, ठीक है। इतना आप लिख लो, ठीक है। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें हम थोड़ी बहुत और बात करते हैं। आप देखो भाई, अब ना, अब इंटीग्रेशन में हम कुछ फॉर्मूलेस की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देखो, पहला एक जनरल फार्मूला है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी फार्मूले से ना तुम्हारी मान के चलो कि 50 to 60% फिजिक्स इसी फार्मूले के अंदर है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो x की पावर n dx, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेंगे कुछ। देखो ऐसे, इसमें होता क्या है ना कि पावर पे ध्यान दो। पावर में बेसिकली देखो कुछ भी हो सकता है। एक और बात ध्यान रखो, बेसिकली जो n है ये पावर है, पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 कभी नहीं होगा। इस चीज़ को भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, मतलब पावर में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देखो पावर, देखो करना क्या है, x की पावर n dx ऐसा दे दिया, एरिया इज इक्वल, ठीक है, ऐसा दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस पावर में एक ऐड कर दो, लो कर दिया। अब उसी पावर को जो तुमने ऐड किया उसको सीधे डिनोमिनेटर में ले आओ ऐसे, और उसमें प्लस सी ऐड कर दो, दैट्स इट। और ये प्लस सी का भी मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। अब भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि इसका भी हम क्या है, मतलब इसका, ठीक है। देखो अब आप लोग बोलोगे कि भाई -1 क्यों नहीं रखना। चलो रख के देख लो, देखो रख के देख लो क्या होगा। देखो -1 dx, अब जैसा ये फॉर्मूला है उसकी वजह, इसकी हेल्प से करो ऐसे इस, और -1 + 1 बाई -1 + 1 + c, ये क्या हो जाएगा ऊपर 0, ये 0 + c। अब ये क्या हो जाएगा 1/0 अनडिफाइंड। समझ आया अब कि n की वैल्यू क्यों -1 नहीं रखनी। देखो होने के लिए कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू, कुछ भी, -2 3 4 5 जो भी लो तुम, और x की पावर 1 2 3 4 5 6 जितनी भी लो, 0 भी हो सकती है, लेकिन -1 नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। इसलिए हम n की वैल्यू -1 नहीं रखते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बात ध्यान में रखना। चलो अब और बात करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको दो, आप देखो एक और बात बतानी थी मेरे को आपको इससे रिलेटेड, ये समझ में आया। इसका चलो एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लो x² dx मेरे को एक इंटीग्रल दे दिया, ये n, मान लो ये n क्या है, पावर है, एक टाइप से n है ये, ठीक है। अब इसको ऐड करो, पावर में एक ऐड कर दो, उस पावर को डिनोमिनेटर में लाओ, वहाँ पे उसमें भी एक ऐड कर दो, तो क्या हो गया x³/3 + c, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो भाई, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और टॉपिक्स की भी स्टडी करते हैं थोड़ा, ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब देखो, अब ये जो इंटीग्रल्स होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है डेफिनेट, ठीक है, एक होता है क्या इनडेफिनेट। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। अब जैसा कि नाम में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि डेफिनेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो अच्छे से डिफाइन हो, और एक इनडेफिनेट मतलब जो चीज़ अच्छे से डिफाइन ना हो, मतलब, है ना। वही जैसा नाम है वैसा इनका काम भी है, एक टाइप से समझो। आप देखो डेफिनेट मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रल्स विद लिमिट, इंटीग्रल्स विद लिमिट। और इसका भी समझो, इंटीग्रल्स विदाउट लिमिट, है ना, इंटीग्रल्स विदाउट लिमिट। आप देखो
चलो इन दोनों को साथ में समझते हैं। देखो पहले इनडेफिनिट डेफिनिट समझो। डेफिनिट मतलब क्या होता है कि मतलब मान लो कि मेरे को एक इंटीग्रल दे दिया, लेकिन वो इंटीग्रल कैसे लिमिट वाला दे रखा है, 0 टू मान लो L तक मुझे एक लिमिट दे दी। मतलब इस सवाल में पूछने का मतलब क्या है ना भाई, देखो ऐसा है कुछ कि ये ग्राफ है, ये एरिया अंडर कर्व है, मुझसे पूछा है कि 0 से लेके पूरा इस L तक का पूरा एरिया बताओ मुझे कितना नहीं लेगा, वही चीज़ पूछी हुई है इसमें, ठीक है। एरिया इज इक्वल्स टू ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये जनरल फॉर्मूले से सॉल्व होगा, कैसे, x की पावर 4+1 बाई 4+1 और ब्रैकेट लगा के लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट, अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट। देखो ऐसा मत कर देना कि भाई ये तो चलो क्वेश्चन दे दिया और तुम ऐसा कर रहे हो कि कहीं L नीचे डाल दिया 0 ऊपर डाल दे, नहीं गलत हो जाएगा। जैसी लिमिट दी गई है वैसी एज इट इज़ लिमिट रखनी है। नीचे जो लिमिट है वो नीचे रहेगी, ऊपर जो लिमिट है वो ऊपर रहेगी। अब सॉल्व करने का मैथड समझो। पहले इतना समझो, तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि लिमिट दी गई है। पहले बस तुम इतना सॉल्व करो इसको, पहले इतना ले आओ इसको, पहले इस फॉर्म में ले आओ। आ गया x की पावर 5/5, लो भाई ला दिया इसको इस फॉर्म में। अब यहाँ से क्या करना है हमें, पहले इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, फिर क्या होगा l की पावर 5/5 माइनस, अब इस वैल्यू को x की जगह पुट कर दो ऐसे, ये ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा आंसर जो आ गया ये रहा, ठीक है। कोई सा भी लिमिट वाला क्वेश्चन आए उसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो ऐसा ही होगा। अब जैसे जैसे तुम्हें मतलब आदत पड़ती जाएगी ना कि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएंगे, तब तो तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ये ला दिया और ये सीधा ऐसा कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लें, चलो ठीक है ले लेते हैं। डेफिनेट का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा डेफिनेट कैसे यूज़ करना है। लेट अस से मान लो एरिया दे दिया x की पावर 18 टाइम्स dx और मुझसे पूछा है कि लिमिट लो a से लेके b तक, ठीक है। लिमिट कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, लिमिट की टेंशन नहीं लेनी, जैसा मैंने बताया वैसा सॉल्व करो। पहले इसको अब करो सॉल्व, 18+1/18+1 ब्रैकेट डाल दो, अपर ले लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट, अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट। अब सॉल्व करो, इस फॉर्म में ले आओ, x की पावर 19/19, ठीक है भाई। अब सॉल्व करो इसे, पहले अपर लिमिट को पहले पुट करो इस x की जगह, लो सर कर दी, b की पावर 19/19 माइनस, और यहाँ पे x की वैल्यू की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, a की पावर 19/19, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, बस इतना ही सॉल्व हो गया, ठीक है। ये है भाई इसका आंसर। तो ऐसे तरीके से लिमिट वाले डेफिनेट इंटीग्रल्स सॉल्व होते हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, इसमें ना हम सी नहीं लगाते हैं। क्यों सी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसमें, क्यों, क्योंकि हमें लिमिट दी गई रहती है, फिक्स लिमिट कि यहाँ से यहाँ तक ही तुम्हें इंटीग्रल करना है। ऐसा नहीं कि मतलब लिमिट नहीं दी गई होती। अभी डेफिनेट में इनडेफिनेट में समझाता हूँ मैं तुम्हें ये बात को, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो समझने के लिए, ठीक है। नोट कर लिया, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। डेफिनेट रूप से समझ में आया होगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी, देखो। अब हम समझते हैं ये वाला, चलो इसी को लेते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप से इंडेफिनेट इंटीग्रल ही माना जाता है। इंडेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब इसमें कोई लिमिट ही नहीं दी गई है कि कहाँ से कहाँ तक करना है। तो मतलब इसमें करते क्या है ना, ऐसे एक पावर में एक ऐड कर दो, उस पावर को नीचे ले आओ और उसमें भी एक ऐड कर दो और प्लस एक सी लगा दो। अब हम सी क्यों लगाते हैं, सी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें लिमिट ही नहीं दी गई है। ये हम एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, कैसा भी आए देखो, मतलब इसमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मान लो कि मैं एक इंटीग्रल ले लेता हूँ इनडेफिनेट टाइप का, ये देखो लिमिट ही नहीं दी गई। अब इसको सॉल्व करो ऐसे, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, दैट्स इट। बस इतना ही करना होता है, ठीक है। अब तुम अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से सॉल्व करते हुए तुम सॉल्व कर दोगे इसे ईजीली, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपसे मैं इसके कुछ फॉर्मूलेज नोट कराता हूँ। और एक लास्ट बात थी जो मैंने अभी बताया आपको कि रिवर्स प्रोसेस वाली बात को भी हम प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। और उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। चलो भाई अब कुछ फॉर्मूलेज की बात करते हैं हम, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा, ज़्यादा ऐसे हैवी नहीं दिखाऊंगा बहुत सारे, ठीक है। वैसे होते बहुत है, ठीक है, होते बहुत सारे, अगर तुम ढूंढोगे ना
नेट पे तुम जाओगे, डिफरेंशिएशन में भी सेम बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन मैं बस इतने लिखा रहा हूँ जितने इंपॉर्टेंट हो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहला क्या लें, यही जनरल फार्मूला, ये तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है, इसको तो सीधे तुम याद कर लो भाई, कसम से मैं बता रहा हूँ सच्ची, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन की जो स्टार्टिंग है वो इसी से ही होती है भाई, सीधी सीधी बात है। आप देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस चीज़ में यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ आपको। मान लो कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बात की थी ना, कि कैसे कि जब किसी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा हुआ है तो उसको हम कैसे करते हैं, देखो कैसे, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाते हैं लाइक दिस, एंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारे पास 8 इंटू 1 8। सेम इंटीग्रेशन में भी यही चीज़ हम फॉलो करते हैं, क्या कि जो के है ये कांस्टेंट है, ऐसा समझो, जो के है ये बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, कोई सा भी सिंबल हो, ठीक है, फंक्शन कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि के हो, के मैंने माना है कि कोई सा भी फंक्शन है, और ये डी एक्स एज इट इज़ अंदर, अब ये क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस सी लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनेट है, ठीक है। अब देखो एक और फॉर्मूला स्टडी करते हैं इसमें भी, देखो अब कुछ फॉर्मूलेस नोट करते हैं फटाफट। 1/x dx इज इक्वल्स टू लॉग ई मॉड एक्स प्लस ई, मॉड मतलब क्या होता है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, है ना, ये इसलिए हम मॉड यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूलेस देखते हैं इसके कुछ, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंड एक और फार्मूला कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। आई होप सो कोई विजिबल हो रहा हो, लेट मी चेक, ओके विजिबल। अब देखो अब एक और फार्मूला देखते हैं, साइन कॉस टेन, हाँ टेन एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और एक और फार्मूला होता है कौन सा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस, ठीक, और कौन सा होता है साइन कॉस टेन कॉसेक, एक होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला होता है टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक और फार्मूला कौन सा होता है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, एक और फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला होता है क्या, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, ये है एक और यहाँ अंदर ये अलग से, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक लास्ट फार्मूला, और एक लास्ट पक्का लास्ट, ठीक है। देखो कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये एक अलग फार्मूला है, ठीक है। देखो 10 हो गए ना, ठीक है भाई, बहुत है। देखो जो मैं टिक करूँगा ना भाई फार्मूले, उनको तो एकदम तुम सीधे मुँह जुबानी रट देना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं भाई, एक तो ये वाला और एक ये वाला, समझने के लिए इसको समझ लेना, ठीक है, इसको भी याद क्या, इसको तो समझना है बस सीधा, ठीक है। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो तुम ये समझ लोगे, एक ये वाला भी, एक ये सबसे ज़्यादा, ये भी, और टेन एक्स तो वैसे नहीं आता है ऐसे ज़्यादा, पर कर लेना कोई बात नहीं, इसको भी याद कर लेना, एक ये और एक ये सेक एक्स टेन एक्स वाला, और बाकी बस इतना ही, जितने लोग मैंने टिक किया ये सबसे ज़्यादा जो मेरे को ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अपनी, ठीक है, कि जो ये सबसे ज़्यादा यूजेबल फॉर्मूलेज होते हैं फिजिक्स में। देखो इतनी स्ट्रेस मत लो इनकी, ठीक है, अभी जैसे जैसे तुम इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे ना धीरे धीरे, उस हिसाब से तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस होती रहेगी इन सब की, ठीक है, ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाता है फॉर्मूले याद। तो चलो अब मैं एक काम करता हूँ, आप इतना नोट करो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, चलो भाई इसको मिटा देते हैं, और एक लास्ट बात करते हैं तुमसे, किसकी, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एक टाइप से क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, इस बात को ना, चलो भाई इस बात को समझते हैं, आप समझते हैं डिटेल में, चलो ओके। देखो मतलब होता कैसा है ना, मतलब इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होता है पीछे, ठीक है, उसके आगे होता है डिफरेंशिएशन ऐसे, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऐसे। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। देखो डिफरेंशिएशन में जब हम क्या करते थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, तो हमारे पास आता क्या था,
प्लस ऑफ कॉस एक्स, है ना। अगर हम इसी वाले साइन एक्स को यहाँ ले आओ, तो इसको इंटीग्रेट करो, साइन एक्स डी एक्स, हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। समझ आ रही है बात। देखो साइन से भी पता लग रहा होगा तुम्हें कि जो डिफरेंशिएशन है ये आगे है और इसके रिवर्स में ये इंटीग्रेशन चल रहा है। समझ आ रही है मेरी बात। चल एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखो एंड इंटीग्रेशन, अब इसको इंटीग्रेशन में लाओ, इधर इंटीग्रेट कर दो इस चीज़ को, अब क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स अपोजिट हो गया। देखो है ना, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो तो चलो ठीक है वो आगे है, लेकिन मतलब एक दूसरे के अपोजिट चल रही है ये चीज़ें, है ना, मतलब रिवर्स में चल रही है। इंटीग्रेशन ऐसा है, डिफरेंशिएशन ऐसा है। देखो यहाँ पे हम जब साइन कर रहे थे तो प्लस आ रहा था, यहाँ पे हम साइन कर रहे थे यहाँ पे माइनस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हमने कॉस किया यहाँ पे माइनस आया, ठीक। और यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया इधर, रिवर्स। समझ आ गई बात। अब कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की, समझ आ गई। ठीक है, कई एग्जांपल ले सकते हैं यार, ऐसे कई बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है चलो एक और लेके देखते हैं, चलो एक और लेते हैं लास्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अब इस 1/x को उठा के यहाँ ले आओ, क्या होगा, 1/x dx क्या आएगा, log x प्लस सी। समझ आ रही है बात। देखो log को डिफरेंशिएट किया, ये आया, हमने इसको ऐड किया, फिर हम ऐसे मतलब पहले हमने क्या किया, log को डिफरेंशिएट किया, फिर ये वैल्यू को हमने यहाँ पे एडिशन किया। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, एडिशन ना, हम एडिशन करके log कहाँ की 1/x कहाँ गया, log के पास, है ना। इसने क्या किया, ऐसे किया, इसने यहाँ पे ऐड करके वापस इधर आ गया। अब समझ आ गई बात ये वाली, है ना, हो गई ना बात प्रूफ। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, अब इतना नोट कर लो, लेक्चर को भी एंड करते हैं। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये छोटा सा लेक्चर है अभी, बेसिकली ये पूरा लेक्चर नहीं है इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम इसके एक और पार्ट लेके आएंगे। अभी हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, 1 घंटे तक तो बहुत चली जाती कम से कम। अब बाकी की बात हम अभी देखो, एक ही लास्ट टॉपिक बचा है वैसे, अलजेब्रा से रिलेटेड बचा है। जैसे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था हमने, अलजेब्रा ऑफ, है ना, अलजेब्रा ऑफ वेरिएबल्स करके, वैसे ही इसमें भी एक टॉपिक बनता है इंटीग्रेशन में कि एडिशन होता है जब फंक्शंस का, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। उस टॉपिक को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आज के इस पार्ट में हमने बस सिर्फ इतना समझा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, हम इसकी यूज़ क्यों करते हैं, और कुछ उसके फॉर्मूलेज एंड टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स एंड प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट की रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो होप करता हूँ आपको जो ये छोटा सा लेक्चर है आज का, ये समझ में आया होगा इंटीग्रेशन के ऊपर। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।